उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, जहां गंगा धीरे धीरे बहती है और शाम को आरती की घंटियां हवाओं में गूंजती हैं, वहीं एक झोपड़ीनुमा घर के कोने में रहती थी एक बुजुर्ग महिला, शांति देवी। गांव वाले उसे अम्मा शांति कहते थे। न ज्यादा बोलती, न कहीं आना जाना करती। सुबह 4 बजे उठती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, फिर आंगन में बैठकर पुराने कपड़े सिलती या बचे खुचे आटे से समोसे बनाती। कोई पूछता, अम्मा कभी तो आराम कर लिया करो, तो बस मुस्कुराकर कहती, आराम करने का समय भी आएगा बेटा, अभी तो पेट पालना है। गांव के बच्चे उसे देखकर थोड़ा झिझकते, क्योंकि वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। लेकिन किसी ने उसे कभी किसी का बुरा कहते नहीं सुना, न ही किसी झगड़े का हिस्सा बनते देखा। हफ्ते में एक बार मंदिर जाती थी, अपने पुराने झोले में फूल और कुछ मिठाई लेकर। वहां भी ज्यादातर मौन रहती, बस भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने थोड़ी देर बैठती, फिर लौट जाती। लोग कहते थे कि शांति देवी कभी शहर में रहती थीं, शायद मुंबई या लखनऊ में। कुछ कहते, सुना है इनके पति बड़े आदमी थे, कोई बिल्डर या बिजनेसमैन, तो कुछ कहते इनका बेटा था जो मर गया किसी हादसे में। तभी से ये गांव लौट आईं और अकेले रहने लगीं। पर किसी को पक्की जानकारी नहीं थी, क्योंकि शांति देवी ने खुद कभी अपना अतीत किसी से साझा नहीं किया। उनके पास एक पुराना संदूक था, जो कभी किसी ने खुलते नहीं देखा। उसके ऊपर एक बड़ा ताला लटकता रहता था, जैसे उसमें कोई ऐसा रहस्य बंद हो जिसे दुनिया को जानने की इजाजत न हो। गांव के डाकिये ने एक बार बताया कि उन्हें कभी कोई चिट्ठी नहीं आती, न ही उनके नाम कोई फोन कॉल या संदेश। उनका एक पुराना कीपैड वाला मोबाइल था, जो ज्यादातर समय बंद ही रहता था। उनकी झोपड़ी में बस एक टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और एक पुराना लकड़ी का पलंग था। फिर भी उसमें एक तरह की आत्मिक शांति थी, जैसे वहां कोई तपस्विनी रहती हो जिसने दुनिया के मोह से मुंह मोड़ लिया हो। एक दिन गांव की एक औरत ने मजाक में पूछा, अम्मा आपने कभी शादी नहीं की क्या? शांति देवी ने उसी शांत हंसी में जवाब दिया, शादी तो की थी बिटिया, पर जिंदगी ने साथ निभाने नहीं दिया। उस दिन पहली बार किसी ने उनकी आंखों में आंसू की परछाई देखी। शांति देवी की जिंदगी एक सधे हुए रूटीन में बंधी हुई थी। सुबह समोसे बनाकर स्कूल के बाहर बेचतीं, दोपहर को घर लौटकर कुछ कपड़े सिलतीं और शाम को तुलसी के पास दिया जलाकर चुपचाप बैठ जातीं। पर इस शांत दिनचर्या के पीछे क्या था? क्यों एक पढ़ी लिखी, शालीन महिला इस तरह अकेली, समाज से कटकर जीवन बिता रही थी? कोई नहीं जानता था कि उनके जीवन की किताब के पन्नों में कितने आंसू, कितनी चुप्पियां और कितनी अनकही कहानियां दबी पड़ी थीं। लोग कहते थे कि जब भी कोई त्योहार आता, जैसे दीपावली या होली, तो अम्मा शांति अपने घर में दिया जलाती थीं, लेकिन किसी को बुलाती नहीं थीं। जब सारे गांव में रंग और हंसी की गूंज होती थी, उनकी झोपड़ी में बस एक धीमी रोशनी जलती थी, जैसे कोई दिया सिर्फ अतीत के नाम जला रहा हो। कई बार गांव के प्रधान ने उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोली, इस मिट्टी में मेरी सांसें हैं बेटा, अब कहीं और जाके जीने का मन नहीं। पर उस गांव में कोई नहीं जानता था कि अम्मा शांति, जो हर दिन एक वक्त की दाल रोटी में संतोष पा लेती थीं, एक समय शहर की चकाचौंध में रहती थीं। उनका पति राघव मेहरा मुंबई का मशहूर बिल्डर था। उनका बेटा वीर, जिसने आईआईटी से इंजीनियरिंग की थी और जो उनके जीवन का एकमात्र सहारा था। एक तीर्थयात्रा में हुए पुल दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई थी। उस हादसे ने शांति को अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन आंसू बहाने के बजाय उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, नाम, पहचान, संपत्ति, और इस गांव में आकर बस गईं। अपने पुराने जीवन से कुछ नहीं लाई थीं सिवाय उस बंद संदूक के और एक डायरी के, जिसमें वो हर साल की सालगिरह पर अपने पति और बेटे के नाम कुछ पंक्तियां लिखा करती थीं।
लेकिन किस्मत ने उनका साथ पूरी तरह नहीं छोड़ा था। एक बरसाती रात, जब गांव की गलियों में सिर्फ कुत्तों की आवाजें थीं और आसमान से बिजली चमक रही थी, शांति ने अपने जीवन का दूसरा सबसे बड़ा मोड़ देखा। मंदिर के द्वार पर एक बच्चे की धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। शांति देवी चौंकी। उन्होंने अपनी छतरी उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ी। वहां पत्थर के खंभे से सटे एक कोने में एक बच्चा कांप रहा था। गीले कपड़े, उलझे बाल और आंखों में एक अजीब सी दहशत। शांति ने बिना सोचे समझे उसे अपनी गोद में उठा लिया, अपनी शॉल से लपेटा और अपने घर लौट आई। उसी रात शांति के जीवन की किताब में एक नया अध्याय जुड़ गया, अर्जुन। एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में उनके जीवन को फिर से रोशनी देगा, या शायद फिर से तोड़ देगा। अर्जुन की उम्र मुश्किल से 4 साल रही होगी जब शांति देवी ने उसे पहली बार देखा था, गीले कपड़ों में कांपता, मंदिर के एक कोने में बैठा, भय और असहायता से थरथराता हुआ। उस रात जैसे गंगा ने खुद उस बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया हो। अगली सुबह जब अर्जुन की आंखें खुलीं, वह एक अपरिचित जगह में था, एक छोटी सी झोपड़ी, छत से टपकती बूंदें, लकड़ी की चारपाई और एक बूढ़ी औरत जो आटे की लोइयां बेल रही थी। शांति ने बिना ज्यादा सवाल किए उसकी देखभाल शुरू की। पास के सरकारी अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर से दिखाया। बच्चा बुखार में था, शरीर पर चोट के हल्के निशान थे, पर ज्यादा गंभीर कुछ नहीं। 3 दिन तक अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप दीवार की ओर मुंह किए लेटा रहता। शांति उसे हर घंटे चाय में डूबा हुआ बिस्कुट देती, गीले कपड़े बदलती और धीरे धीरे कुछ गुनगुनाती, जैसे किसी पुराने भजन की लय हो। चौथे दिन जब शांति ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम यहीं रहोगे बेटा, मैं हूं न, तो पहली बार उसने आंखें उठाईं और धीरे से सिर हिलाया। उसी शाम शांति ने मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया और पुजारी से कहा, अब ये मेरा बेटा है। नाम रखने की बात आई तो उन्होंने कहा, भगवान ने भेजा है तो नाम भी उन्हीं से जुड़ा होना चाहिए। अर्जुन रखेंगे इसका नाम, एक योद्धा जो अपने कर्म से बड़ा बना। गांव में चर्चा फैल गई कि शांति ने एक अनजान बच्चे को गोद ले लिया है। कुछ ने कहा, कहीं किसी का खोया हुआ बच्चा तो नहीं, तो कुछ ने शक किया, ऐसे ही कैसे उठा लाई। पुलिस को खबर नहीं की, लेकिन शांति किसी को जवाब नहीं देती थीं। उन्होंने अर्जुन को स्कूल में दाखिल करवाया, आधार कार्ड बनवाया और सब दस्तावेज अपने नाम से जोड़ दिए। धीरे धीरे अर्जुन बड़ा होने लगा। उसके चेहरे पर भोलापन था, आंखों में गहराई और स्वभाव में विनम्रता। वह चुपचाप पढ़ाई करता, शांति की मदद करता और कभी कोई शिकायत नहीं करता। शांति के जीवन में जैसे फिर से बहार आ गई। अब सुबह के समोसे सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं थे, बल्कि अर्जुन के लिए स्कूल की फीस जुटाने का माध्यम बन चुके थे। दोपहर को कपड़े सिलते समय वह अर्जुन के होमवर्क की किताबें देखती और शाम को तुलसी के पास दिया जलाते वक्त उसके साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनाती। एक दिन अर्जुन ने पूछा, अम्मा, मेरे मम्मी पापा कौन थे? शांति थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, शायद वो लोग तुम्हें छोड़ गए बेटा, या फिर तुम्हारी किस्मत में मेरी गोद लिखी थी। लेकिन जो भी हो, अब तुम मेरे बेटे हो, बस यही सच्चाई है। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी फिर नहीं पूछा। वर्ष दर वर्ष बीतते गए। अर्जुन स्कूल में अव्वल आता, गांव के मास्टर भी उसकी तारीफ करते। कहते, इस बच्चे में कुछ खास है, इसे शहर पढ़ने भेजिए अम्मा। शांति के पास पैसे नहीं थे, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थीं। उन्होंने ज्यादा काम लेना शुरू किया। अब वह सुबह जल्दी उठकर रेलवे स्टेशन तक जाती, वहां स्टेशन मास्टर के परिवार के लिए झाड़ू पोंछा करती और दोपहर को वापस लौटकर फिर से कपड़े सिलती। गांव में कई लोगों ने ताना मारा, बुढ़ापे में आराम करने की जगह है,
ये औरत अब भी खटती है। पर शांति ने किसी की परवाह नहीं की। उनके लिए अर्जुन की पढ़ाई सबसे बड़ी पूजा थी। एक दिन अर्जुन ने हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में टॉप किया। स्कूल में मिठाई बंटी, मास्टर जी ने गांव वालों को बताया, अब ये बच्चा मेडिकल की तैयारी करेगा, डॉक्टर बनेगा। शांति की आंखों में वो गर्व था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने संदूक में रखी पुरानी साड़ी निकाली, उसे धोकर ठीक किया और उसी में मिठाई बांटी। पर इस सब के बीच शांति ने एक बात कभी नहीं बताई, वो कि उनके पास असल में पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनके पति राघव मेहरा की मृत्यु के बाद जो करोड़ों की संपत्ति थी, वो आज भी एक निजी बैंक में सुरक्षित थी, राधा गुप्ता नाम की पहचान के तहत। शांति चाहती तो अर्जुन को देश के सबसे महंगे स्कूल में भेज सकती थीं, कार खरीद सकती थीं, खुद एक अच्छा घर बना सकती थीं। पर उन्होंने यह सब नहीं किया। उन्हें लगता था कि अगर अर्जुन को सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाएगा तो शायद वो इंसान नहीं बनेगा जिसकी कल्पना उन्होंने की है। अर्जुन को यह कभी पता नहीं चला कि अम्मा की पुरानी साड़ी के पीछे करोड़ों की जायदाद छुपी है। शांति ने धीरे धीरे अर्जुन को शहर भेजने की तैयारी शुरू कर दी। सरकारी मेडिकल कॉलेज का फॉर्म भरवाया, किताबें मंगाई और अर्जुन को बताकर नहीं, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखती रहीं। गांव में एक अकेली बूढ़ी औरत जो एक अनजान बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना रही थी, यह कहानी धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैलने लगी। कुछ प्रेरणा से देख रहे थे तो कुछ जलन से। पर शांति को फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए अर्जुन ही उनका संसार था, उनके राघव और वीर दोनों का पुनर्जन्म। पर जीवन जैसा कि अक्सर होता है, स्थिर नहीं रहता। शांति के जीवन में एक और मोड़ आने वाला था, ऐसा मोड़ जो न केवल उनकी उम्मीदों की नींव हिला देगा बल्कि उस प्रेम को भी प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर देगा जिसे वो अब तक निस्वार्थ मानती आई थीं। और यह मोड़ शुरू होगा अर्जुन के शहर जाने के साथ। अर्जुन का मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया था, दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में। जब कॉल लेटर आया, शांति देवी ने उसे अपनी सूती साड़ी के पल्लू में बांधकर कुछ पल तक माथे से लगाया। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों साथ साथ तैर रहे थे। गर्व इसलिए कि उनका बेटा अब डॉक्टर बनने जा रहा था और चिंता इसलिए कि वह पहली बार गांव छोड़कर उस दुनिया में जा रहा था जिसे उन्होंने वर्षों पहले खुद छोड़ दिया था। अर्जुन ने जब स्टेशन पर ट्रेन पकड़ी तो शांति ने उसके साथ कोई भारी भरकम विदाई नहीं की। बस एक छोटी सी पोटली में कुछ सूखे लड्डू, एक ऊनी स्वेटर जो उन्होंने खुद बुना था और एक पुरानी डायरी दी जिसमें पहले पन्ने पर लिखा था, ताकत पढ़ाई में नहीं, इंसानियत में होती है। डॉक्टर बनना, पर पहले इंसान बनना। दिल्ली अर्जुन के लिए एक नई दुनिया थी। तेज रफ्तार जिंदगी, ऊंची ऊंची इमारतें, अलग अलग भाषाएं और हर तरफ एक अजीब सी होड़। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। हॉस्टल का खाना बेस्वाद था, क्लासेस भारी और दोस्त बनाना भी आसान नहीं था। लेकिन वह डटा रहा क्योंकि उसे याद था कि उसकी अम्मा किस तरह हर सुबह 2 किलोमीटर चलकर समोसे बेचती थीं और शाम को उसकी किताबों में सिर झुकाती थीं। 3 महीने बीते, फिर 6। अर्जुन की आवाज में बदलाव आने लगा। वह पहले की तरह नियमित फोन नहीं करता था। शांति हर रोज उसी समय उसके कॉल का इंतजार करती, लेकिन कभी कभी घंटों फोन चुप रहता। जब बात होती तो अर्जुन संक्षिप्त जवाब देता, हाँ अम्मा, पढ़ाई ठीक चल रही है। हाँ, खाना खा लिया? नहीं, कुछ जरूरत नहीं। शांति समझ गई थी कि बेटा व्यस्त हो गया है। उन्होंने शिकायत नहीं की। हर महीने जो थोड़े बहुत पैसे जोड़ती थीं, वो बैंक से अर्जुन के अकाउंट में डाल देती। लेकिन अब उनके लिए सबसे प्रिय वह दिन होता था
जब डाकिये के हाथों अर्जुन की चिट्ठी या किसी नोटबुक का एक पुराना पन्ना आता जिस पर उसका लिखा होता, आपकी याद आती है अम्मा। फिर एक दिन अर्जुन ने बताया कि उसे एक लड़की पसंद है, प्रिय नाम है उसका। वह भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी, होशियार थी और मुंबई से थी। शांति ने जब ये सुना तो कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पूछा, अच्छी लड़की है? अर्जुन ने तुरंत कहा, बहुत अच्छी अम्मा, बस आपसे मिलवाने का मन है। छुट्टियों में अर्जुन प्रिय को गांव लाया। प्रिय सुंदर और आत्मविश्वासी थी। वह आधुनिक कपड़े पहनती थी, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बात करती थी और गांव के वातावरण से साफ असहज थी। शांति ने उसे पूरे अपनापन से अपनाने की कोशिश की। उन्होंने उसके लिए अपने हाथों से भोजन बनाया, जो प्रिय ने केवल स्वाद लेकर थोड़ा बहुत खाया। प्रिय का व्यवहार नम्र था, पर उसमें एक दूरी थी, जैसे वह इस छोटे से गांव और झोपड़ी को केवल अर्जुन की मजबूरी समझती हो, अपनापन नहीं। अर्जुन और प्रिय की शादी तय हुई। प्रिय के माता पिता ने इस रिश्ते पर शुरुआत में आपत्ति जताई थी, खासकर इसलिए क्योंकि अर्जुन के माता पिता, विशेषतः मां, गांव की एक मामूली औरत थीं। लेकिन अर्जुन ने जोर देकर रिश्ता पक्का करवाया। शादी दिल्ली में हुई, एक सादे समारोह में। शांति ने गांव से अपने पुराने संदूक में रखी एक साड़ी निकाली और अर्जुन को दी, जिसे उसकी शादी में पहनने के लिए उन्होंने वर्षों पहले संभाल कर रखा था। लेकिन अर्जुन ने वह साड़ी पहनने से इनकार कर दिया। अम्मा, वहां सब सूट बूट पहनते हैं, ये साड़ी बहुत पुरानी लगती है, उसने कहा। शांति ने कुछ नहीं कहा, बस साड़ी को फिर से तह करके संदूक में रख दिया। शादी के बाद अर्जुन और प्रिय ने एक छोटा सा फ्लैट लिया और वहीं बस गए। शुरू में कुछ महीने शांति से संपर्क बना रहा, लेकिन धीरे धीरे वह भी कम होने लगा। प्रिय, जिसे पहले शांति एक अच्छी लड़की समझती थी, अब एक पहेली बन गई थी। एक दिन शांति अचानक दिल्ली पहुंच गई, बेटे से बिना बताए। वह चाहती थी कि बेटे भू को सरप्राइज दें। थकती हुई कपड़े की पोटली लिए जब वह अर्जुन के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया, तो कुछ पल बाद प्रिय ने दरवाजा खोला। प्रिय ने उन्हें देखकर चौंकते हुए कहा, आप बिना बताए आ गईं? शांति ने मुस्कुराकर कहा, बस यूं ही तुम्हें देखने का मन हुआ। प्रिय ने दरवाजा पूरा नहीं खोला, बस किनारे से बात करती रही। अर्जुन हॉस्पिटल गया है, आप अंदर आ जाइए, लेकिन हमारे पास जगह कम है। सोफे पर बैठ जाइए। शांति ने देखा, घर में एसी चल रहा था, दीवार पर बड़ा टीवी था, लेकिन प्रिय का व्यवहार ऐसा था जैसे उनकी उपस्थिति से उसे शर्मिंदगी हो रही हो। उन्होंने अर्जुन का इंतजार किया। जब वह आया तो उसकी आंखों में भी कोई विशेष उत्साह नहीं था। उसने मां को देखकर कहा, अम्मा, आप बता देती तो हम गेस्ट हाउस बुक कर देते। उस रात प्रिय ने साफ कहा, देखिए, हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। मम्मी जी को गांव में ही रहना चाहिए, हम जब चाहेंगे तब मिलेंगे। अर्जुन चुप रहा। शांति ने अपने सामान की पोटली उठाई और बिना कुछ कहे निकल पड़ी। अगली सुबह जब अर्जुन उठा, तब तक मां जा चुकी थीं। टेबल पर एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी, खुश रहो बेटा। मां कभी बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हारे हिस्से की रोटियां अब तुलसी के नीचे रख दिया करूंगी। वह चिट्ठी पढ़कर अर्जुन कुछ पल तक खाली आंखों से देखता रहा। फिर जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, उसने चाय बनाकर दिन की शुरुआत की। उधर शांति वापस गांव लौट आईं। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो अर्जुन की सफलता के दिनों में हुआ करती थी। अब वो समोसे नहीं बनाती थीं। पुराने ग्राहकों ने पूछा, अम्मा, अब काम क्यों नहीं करती? तो उन्होंने सिर हिलाकर कहा, थक गई हूं बेटा, अब थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन यह थकान उम्र की नहीं थी, यह उस भावनात्मक टूटन की थी
जब माँ को एहसास हो जाए कि वह अब बेटे की जरूरत नहीं रही। पर शांति इस बार चुप नहीं रहने वाली थीं। उन्होंने अपने संदूक से राधा गुप्ता के नाम पर दर्ज दस्तावेज निकाले, बैंक की पासबुकें, प्रॉपर्टी के कागज और उस अस्तित्व को जो सालों से उन्होंने छुपा कर रखा था। अब वक्त था कि एक माँ, जो अब तक प्रेम में चुप रही थी, अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाए। गांव लौटने के बाद शांति देवी पहले जैसे नहीं रहीं। उनका चेहरा अब भी वही था, वही झुर्रिया, वही धीमी चाल, लेकिन अब उनकी चुप्पी में एक अलग अर्थ था, जैसे कोई समंदर अपनी सीमाएं लांघने से पहले एक गहरी खामोशी ओढ़ लेता है। उन्होंने घर की सफाई की, पुराने संदूक को खोला और उसके भीतर वर्षों से दबे कागज एक-एक कर निकाले। उन कागजों में बैंक खातों के विवरण थे, निवेश की रसीदें, मुंबई की 2 प्रॉपर्टियों के रजिस्ट्री पेपर और सबसे महत्वपूर्ण एक पासपोर्ट जिस पर नाम था राधा गुप्ता। राधा गुप्ता वो नाम जो शांति देवी ने उस दिन अपनाया था, जब उन्होंने अपने पति और बेटे की चिता की राख को गंगा में विसर्जित किया था और इस दुनिया से अपने अस्तित्व को मिटाने का फैसला लिया था। उस दिन के बाद उन्होंने कभी इस नाम का उपयोग नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया था कि वह अपनी असली पहचान फिर से अपनाए, टू रिक्लेम रिवेंज बट टू रिक्लेम डिग्निटी। उन्होंने शहर जाने का निश्चय किया। अगली सुबह वह स्टेशन पहुंची, वही पुरानी पोटली लिए, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि अतीत की ताकत भी थी। दिल्ली पहुंचकर वह सीधे एक पुराने वकील मित्र के पास गईं, जो राघव मेहरा का करीबी हुआ करता था, मृदुल चौधरी। उन्होंने दरवाजा खोला तो कुछ पल तक शांति देवी को पहचान नहीं सके। फिर जैसे वक्त अचानक ठहर गया। राधा जी आप? शांति देवी ने सिर हिलाया। हाँ मृदुल जी, बहुत समय हो गया, लेकिन अब फिर से जरूरत आ पड़ी है आपकी। मृदुल ने उन्हें बैठाया, चाय मंगवाई और ध्यान से सुना अर्जुन प्रिय और उनकी उपेक्षा की पूरी कहानी। मृदुल अंत तक शांत रहा, फिर बोला, आपका हर हक आज भी वैध है। आप चाहें तो पूरा कारोबार वापस ले सकती हैं। शांति देवी ने कहा, मैं कारोबार नहीं चाहती मृदुल जी। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि एक माँ की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं होती, उसकी सभ्यता होती है। जब सभ्यता टूटती है तो इंसान फिर से खुद को खड़ा करता है, लेकिन इस बार दुनिया को देखते हुए। कुछ ही हफ्तों में राधा गुप्ता के नाम पर दर्ज सभी संपत्तियां फिर से सक्रिय हो गईं। शांति देवी ने मुंबई की एक पुरानी प्रॉपर्टी को बेचा और दिल्ली के बाहरी इलाके में एक आलीशान बंगला खरीदा। उसी बंगले में उन्होंने रहने का निश्चय किया, लेकिन इस बार अकेले नहीं। उन्होंने अपने लिए एक नौकर रखा, एक रसोइया, और मृदुल की मदद से अपने पुराने सामाजिक दायरे से फिर संपर्क साधा। फिर एक दिन एक सम्मेलन का आमंत्रण आया, दिल्ली के रियल एस्टेट फोरम में, जहां देश भर के डेवलपर्स, निवेशक और उद्यमी इकट्ठा होते थे। मृदुल ने सुझाव दिया कि वह वहां राधा गुप्ता के नाम से जाए। लोगों को जानना चाहिए कि आप कौन हैं, उसने कहा। शांति देवी ने स्वीकृति दे दी। सम्मेलन के दिन वह साड़ी में नहीं, बल्कि एक शालीन सिल्क सलवार कुर्ता में पहुंची। उनके बाल अब भी चांदी जैसे थे, लेकिन चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में आत्मसम्मान। उन्होंने मंच पर भाषण नहीं दिया, बस एक पैनल डिस्कशन में भाग लिया, जहां उन्होंने महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी पर बात की। वहीं भीड़ में बैठी प्रिय भी थी। वह अब एक रियल एस्टेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव बन चुकी थी। जब उसकी निगाह राधा गुप्ता पर पड़ी तो वह पहले तो उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जब नाम की घोषणा हुई और चेहरा साफ दिखा तो उसके होश उड़ गए। सम्मेलन खत्म होने के बाद प्रिय सीधे उनके पास पहुंची। आप राधा गुप्ता हैं? शांति देवी ने बिना मुस्कुराए सिर हिलाया। हाँ, और अर्जुन की माँ भी।
प्रिय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ थरथराने लगे। हमें हमें नहीं पता था। अगर पता होता। शांति ने हाथ उठाकर उसे रोका। अगर पता होता तो क्या होता प्रिय? क्या अर्जुन मुझे सोफे पर नहीं सुलाता? क्या तुम मुझे बोझ नहीं मानती? प्रिय कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। शांति ने आगे कहा, मैं यहां बदला लेने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ यह दिखाने आई हूं कि तुम जिसे गरीब औरत समझती थीं, उसके पास तुम्हारे पूरे जीवन से ज्यादा मूल्य है, परंतु वह मूल्य पैसे में नहीं, प्रेम में है। और जब प्रेम की कदर नहीं होती, तब पैसा भी बोझ लगता है। प्रिय ने फिर पूछा, क्या क्या हम अर्जुन से मिलने आ सकते हैं? शांति ने ठंडी आवाज में कहा, अर्जुन अब भी मेरा बेटा है, पर मां बनकर मैं उसकी दुनिया में वापस नहीं जाऊंगी। अब वो समझे कि रिश्ते बनाए जाते हैं खून से नहीं, व्यवहार से। प्रिय चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद शांति की आंखें थोड़ी देर तक उस दरवाजे को देखती रहीं, जैसे सोच रही हों क्या ये वही लड़की थी जिसे कभी उन्होंने अपने बेटे की जीवन संगिनी मानकर गले लगाया था। उसी रात उन्होंने अपने बंगले की बालकनी में बैठकर अपनी डायरी खोली। आज का दिन उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा, मैंने अर्जुन को उसकी नियति पर छोड़ा है। अब उसे तय करना है कि वो किस ओर बढ़ेगा, उस मां की ओर जिसने उसे बिना शर्त अपनाया, या उस भ्रम की ओर जिसने उसे अपनी जड़ों से काट दिया। मैं अब सिर्फ इंतजार नहीं करूंगी, मैं अपने जीवन को पूरा करूंगी जैसा भी हो, लेकिन अपने सम्मान के साथ। इस डायरी का हर शब्द उस औरत का था, जो अब सिर्फ मां नहीं, बल्कि खुद एक संपूर्ण अस्तित्व थी। और यह अस्तित्व अब किसी रिश्ते की मोहताज नहीं थी। राधा गुप्ता के रूप में शांति देवी का नया जीवन अब स्थिर और सशक्त हो चला था। उनका बंगला पूर्ण, साफ और व्यवस्थित था, लेकिन उस सन्नाटे में अब भी कुछ अधूरा सा गूंजता था। हर सुबह जब वह तुलसी में पानी देती और फिर लॉन में बैठकर चाय पीती, तो मन के किसी कोने में अर्जुन की छोटी सी मुस्कान अब भी उभर आती थी। पर अब वो स्मृतियां उन्हें दुखी नहीं करती थीं। वे सिर्फ एक मां की स्मृति बन चुकी थीं, जिसने अपने बच्चे को दुनिया की नजरों में ऊंचाई दी, लेकिन दिल की गहराई में खो दिया। इसी बीच दिल्ली की सामाजिक दुनिया में राधा गुप्ता नाम फिर से चर्चा में आ गया था। न्यूज चैनलों, मैगजीनों और कॉरपोरेट जगत में उनकी वापसी को रियर रिवाइवल कहा जा रहा था। लोग जानना चाहते थे कि वर्षों तक अदृश्य रही यह महिला अचानक कैसे लौट आई और फिर से इतने आत्मविश्वास से मंच पर छा गई। इस चर्चा का एक सिरा अब अर्जुन तक भी पहुंच चुका था। एक दिन अर्जुन की नज़र एक बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर पड़ी, द रिटर्न ऑफ राधा गुप्ता, द वुमन हु बिल्ट एंड लेफ्ट एम्पायर्स। उसमें उनकी मां की तस्वीर थी, गंभीर चेहरा, सधे हुए भाव, और पीछे लिखा था, इतिहास सिर्फ वीरों का नहीं होता, कभी कभी मौन स्त्रियां भी समय की दिशा बदल देती हैं। अर्जुन जैसे पलके झपकाना भूल गया। प्रिय उसके पीछे से आई और बोली, क्या अब तुम जान पाए कि तुम्हारी मां कौन है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रिय ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी मां से मुलाकात की थी। उन्हें देखकर मैं समझ गई कि हमारे अहंकार ने क्या खो दिया। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए अर्जुन। लेकिन अर्जुन के भीतर जो उथल पुथल चल रही थी, वह उससे कहीं ज्यादा थी जितना प्रिय समझ पाई थी। उसे वह रात याद आ गई जब उसने अपनी मां को दरवाजे पर खड़ा रखा था, जब उसने मां के हाथ का खाना खाने में संकोच किया था, जब उसने एक मां को अतिथि बना दिया था। अर्जुन कुछ दिन तक सोचता रहा, फिर एक सुबह बिना कुछ बताए वह मां के बंगले के बाहर पहुंच गया। दरवाजा एक नौकर ने खोला। आपका नाम? उसने पूछा। अर्जुन मेहरा, उसने धीमे स्वर में कहा। नौकर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैडम घर पर हैं,
लेकिन उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है, बिना बुलाए कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो। अर्जुन ठिठक गया। उसने कहा, मैं उनका बेटा हूं। नौकर ने शांति से जवाब दिया, बेटा होना और बेटे जैसा व्यवहार करना, इन दोनों में फर्क होता है, सर। यह कहकर उसने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में जो शर्म थी, वह किसी सजा से कम नहीं थी। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर एक कागज निकाला और एक चिट्ठी लिखी। अम्मा, शायद अब मुझे ये कहने का कोई हक नहीं बचा, लेकिन फिर भी कहता हूं, माफ कर दीजिए। मैं आपको नहीं पहचान पाया। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप गरीब भी होती, तब भी आपकी ममता की कीमत वही होती जो आज है। मैंने आपको धन से नहीं, दिल से खोया है। अगर आप कभी चाहें तो मुझे फिर से बुला लीजिए। मैं इंतजार करूंगा। आपका बेटा अर्जुन। वह चिट्ठी दरवाजे के नीचे से सरकाकर चला गया। अंदर बैठे शांति देवी ने चिट्ठी उठाई, पढ़ी और कुछ देर तक हाथ में लिए रही। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा कठोर। उन्होंने चिट्ठी को डायरी में रख दिया और फिर अपने लॉन में चली गईं। कोई निर्णय नहीं लिया, कोई आदेश नहीं दिया, क्योंकि कभी-कभी चुप रहना ही सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। दूसरे दिन मीडिया में एक नई खबर चली, अर्जुन मेहरा पर झूठे दावे और संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप। सोशल मीडिया पर बनाए गए पोस्ट्स में दिखाया गया कि अर्जुन ने अपनी मां के नाम पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की थी, जबकि उनकी मां जीवित थीं और सक्षम भी। ये वही पोस्ट्स थे जो अर्जुन ने कॉलेज के दिनों में डाले थे, जिसमें वह मां के त्याग की कहानियां गढ़ता था, लेकिन हर बार उन्हें बचपन में ही खो देने का उल्लेख करता था। उस समय लोगों ने उसे सराहा, दान भी दिया। कई छात्रों ने उसके नाम की कहानियां शेयर की। अब जब सच्चाई सामने आई तो कई लोग भ्रमित हुए। किसी ने अर्जुन को मक्कार कहा तो किसी ने उसका बचाव किया, यह कहते हुए कि शायद वह अपनी मां से अनभिज्ञ रहा। मीडिया का शोर थमता नहीं था। एक पत्रकार ने शांति देवी से इस बारे में प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सच्चाई खुद को साबित करने के लिए शोर नहीं मचाती, वह समय के साथ अपने आप सामने आती है। उनके इस कथन ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लोग दो गुटों में बंट गए, एक जो मां का पक्ष लेता, एक जो बेटे की गलती को युवावस्था की भूल मानता। पर शांति देवी ने इस बार भी न्याय को अदालत पर नहीं छोड़ा। उन्होंने वकील मृदुल से कहा, एक मुकदमा दर्ज करवाइए, नाम और सम्मान की रक्षा के लिए, न कि बेटे से बदला लेने के लिए, बल्कि उन सब बेटों को ये समझाने के लिए कि मां सिर्फ त्याग की मूर्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति भी है जिसकी गरिमा होती है। अर्जुन को समन भेजा गया। एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही थी। इस बार खून के रिश्ते नहीं, कानून के शब्द तय करेंगे कि कौन सही और कौन गलत। और कहीं न कहीं यह लड़ाई सिर्फ अर्जुन और शांति देवी की नहीं रही थी, यह एक पीढ़ी की लड़ाई बन चुकी थी, जहां सवाल था, क्या मां हमेशा माफ कर देने वाली ही होनी चाहिए। दिल्ली की सिविल कोर्ट में उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। मीडिया, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की उत्सुक निगाहें कोर्टरूम की ओर टिकी थीं, जहां एक असामान्य मुकदमे की सुनवाई होने जा रही थी। एक मां ने अपने बेटे पर नाम और चरित्र की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। शांति देवी, जो अब पूरे देश में राधा गुप्ता के नाम से जानी जाती थीं, कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए वैसी ही शांत थीं जैसी वह अपने गांव के मंदिर में जाया करती थीं। सफेद सूती साड़ी, एक सिंपल हैंडबैग और साथ में वकील मृदुल चौधरी। उनकी आंखों में न तो क्रोध था, न ही कोई भय, सिर्फ आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की चमक। दूसरी ओर अर्जुन कोर्ट में अकेला आया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे।
बीते दिनों की घटनाओं ने उसे मानसिक और सामाजिक दोनों रूप से झकझोर दिया था। कॉलेज ने उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी थी, कई साथियों ने उससे दूरी बना ली थी और मीडिया ने उसे झूठा बेटा करार दे दिया था। सुनवाई शुरू हुई। शांति देवी के वकील ने अपने तर्क रखे। मेरी मुवक्किल को सार्वजनिक रूप से मृत घोषित किया गया, उनके नाम का उपयोग करके सहानुभूति और आर्थिक लाभ उठाया गया, और आज जब वह जीवित और सक्रिय रूप में समाज में योगदान दे रही हैं, तब उनकी छवि पर प्रश्न उठ रहे हैं। वकील ने अर्जुन के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट प्रस्तुत किए, जिसमें उसने लिखा था, मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। साथ ही उस समय किए गए आर्थिक सहयोग की जानकारी भी पेश की गई। जज ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या ये पोस्ट्स आपने लिखे थे? अर्जुन ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, जी। क्या आपको उस समय मालूम था कि आपकी मां जीवित हैं? थोड़ा विराम लेकर अर्जुन ने कहा, जी हाँ, लेकिन हम संपर्क में नहीं थे। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। शांति देवी कुछ नहीं बोली। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे यह सब वह पहले ही जानती थीं। अर्जुन के वकील ने बचाव में तर्क दिया कि अर्जुन भावनात्मक रूप से भ्रमित था, उसने किसी को धोखा देने की नीयत से कुछ नहीं किया। यह एक किशोरावस्था की भूल थी, एक ऐसी चूक जिसे दंडित करने के बजाय समझा जाना चाहिए। पर न्याय केवल भावनाओं से नहीं चलता, वह प्रमाण और प्रभाव से चलता है। जज ने अगली तारीख तय कर दी। मामला अब गंभीर कानूनी बहस में बदल चुका था। सुनवाई के बाद अर्जुन कोर्ट के बाहर आया। पत्रकारों ने उसे घेर लिया। क्या आप अपनी मां से माफी मांगना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि आपने जानबूझकर समाज को गुमराह किया? क्या आपने मां के पैसे का दुरुपयोग भी किया है? अर्जुन चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे कोर्ट की सीढ़ियां उतरता चला गया, जैसे हर सवाल उसके सीने में एक पत्थर की तरह गिर रहा हो। दूसरी ओर शांति देवी ने पत्रकारों से बस एक ही बात कही, ये मुकदमा सिर्फ मेरा नहीं है। ये उन सभी माँओं का है जो अपने बच्चों से सिर्फ इज्जत की उम्मीद करती हैं, लेकिन बदले में अपमान और उपेक्षा पाती हैं। मैं चाहती हूं कि अगली पीढ़ी यह समझे, प्रेम अधिकार नहीं है, कर्तव्य भी होता है। उनका यह वक्तव्य देश भर में वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने कहा कि मां को बेटे को माफ कर देना चाहिए, तो कुछ ने कहा कि अगर अपराध हुआ है तो कानून अपना काम करे। कुछ लोग भावुक हुए, कुछ नाराज, लेकिन कोई भी इस कहानी से अछूता नहीं रहा। इस बीच प्रिय ने अर्जुन से दूरी बना ली थी। उसने उसे साफ कहा, मैं तुमसे इसलिए नहीं जुड़ी थी कि तुम झूठ के सहारे अपने रास्ते बनाओ। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो अपनी मां की गरिमा को समझ ही न पाया है। अर्जुन ने प्रिय को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जा चुकी थी, शायद हमेशा के लिए। शांति देवी को भी प्रिय के इस फैसले की खबर मिली। उन्होंने बस अपनी डायरी में लिखा, कुछ रिश्ते भले ही गलत शुरुआत से बने हों, लेकिन जब वे खुद को सही करके निकलते हैं तो कहीं न कहीं न्याय का रास्ता साफ करते हैं। इस पूरी हलचल के बीच एक दिन अर्जुन अकेला शांति देवी के बंगले के बाहर खड़ा मिला। उस दिन कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई नौकर नहीं आया। अर्जुन ने बाहर लगे तुलसी के पौधे के पास एक कागज रखा और चला गया। उस कागज पर सिर्फ 4 पंक्तियां थीं। मां, अब अदालत तो फैसला करेगी, पर क्या आप फिर से मुझे देख पाएंगी? बेटे की तरह नहीं, पर एक भूल करने वाले इंसान की तरह। शांति देवी ने वह कागज पढ़ा। कुछ देर तक उसे देखा, फिर मोड़ा और अपनी डायरी में रख लिया। उन्होंने चुपचाप तुलसी में पानी डाला और घर के भीतर चली गईं।
अंदर से दरवाजा फिर से बंद हो गया, पर इस बार किसी शोर या गुस्से से नहीं बल्कि उस शांति से जो किसी तूफान के बाद आती है और आने वाले तूफान से पहले एक बार फिर सिर उठाती है। अब अगली सुनवाई में क्या होगा यह सिर्फ कानून तय नहीं करेगा, बल्कि एक माँ और बेटे के बीच की उस अनकही भावना पर भी निर्भर करेगा, जो शायद अब भी समय के गर्भ में कहीं जीवित है। दिल्ली की सिविल कोर्ट की दीवारें अब देश भर की चर्चा का केंद्र बन चुकी थीं। हर अगली तारीख पर भीड़ पहले से ज्यादा हो जाती थी। पत्रकार, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग सब यह मुकदमा अब केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि एक सामाजिक विमर्श मान चुके थे। इस बीच अर्जुन की स्थिति दिन-ब-दिन अस्थिर होती जा रही थी। कॉलेज प्रशासन ने उसे पढ़ाई से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। उसके दोस्त जो कभी उसकी ईमानदारी के कसीदे पढ़ते थे, अब उससे नजरें चुराते थे। अर्जुन के लिए सबसे कठिन क्षण वो होते जब कोई उसे सरेआम माँ का गद्दार कहकर बुलाता। एक दिन एक पुराने प्रोफेसर ने उसे कैंपस के एक कोने में रोते देखा। पास आए और बोले, गलती इंसान से होती है अर्जुन, पर जो उसे स्वीकारने की हिम्मत नहीं रखता वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं रहता। अर्जुन ने सिर झुका लिया। यह शब्द उस पर एक भार की तरह गिरे। उसने उसी शाम तय किया अब वो अपनी माँ से मिलने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं कोई और चिट्ठी छोड़ेगा। अब वह सिर्फ कोर्ट में अपनी बात कहेगा सच के साथ। सुनवाई की अगली तारीख आई। इस बार कोर्टरूम में एक नई ऊर्जा थी। मीडिया को भी लगने लगा था कि अब फैसला पास है। जज ने दोनों पक्षों को अंतिम दलीलें रखने का निर्देश दिया। शांति देवी के वकील मृदुल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह मामला केवल नाम और प्रतिष्ठा का नहीं है। यह उस गहरी सामाजिक बीमारी का भी प्रतीक है जिसमें माँओं को सिर्फ त्याग की मूर्ति मानकर उनकी गरिमा को भुला दिया जाता है। अर्जुन ने सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि अपने शब्दों और कार्यों से जानबूझकर समाज को गुमराह किया, जिससे न केवल मेरी मुवक्किल को मानसिक आघात पहुंचा बल्कि समाज में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत हुआ। अर्जुन को गवाही के लिए बुलाया गया। वह उठा, धीमे कदमों से आगे बढ़ा और कटघरे में खड़ा हो गया। जज ने पूछा, क्या आप अब भी अपने पुराने बयानों को सही मानते हैं? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं अब समझता हूं कि मैं गलत था। मैंने अपनी माँ को केवल उनकी परिस्थिति से परखा, उनके प्रेम को उनकी गरीबी के तराजू में तौला। जब उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, मैंने उन्हें एक बोझ समझा। मैंने झूठ बोला ताकि लोग मुझे एक भावनात्मक नायक समझें। लेकिन सच्चाई ये है, मैं एक असफल बेटा था, हूं और शायद रहूंगा। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। जज ने फिर पूछा, आपने यह सब क्यों किया? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, शायद मैं दुनिया के सामने खुद को बड़ा दिखाना चाहता था। माँ की गरीबी और मेरी सफलता की कहानी लोगों को छूती थी। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि माँ सिर्फ एक किरदार नहीं थी, वह एक इंसान थी जिन्हें सम्मान चाहिए था, सहानुभूति नहीं। वह रुककर बोला, मुझे सजा मंजूर है, पर मैं माँ से एक बार फिर मिलना चाहता हूँ बिना मांग किए, सिर्फ क्षमा मांगने के लिए। जज ने कार्यवाही स्थगित कर दी और फैसला अगली तारीख तक सुरक्षित रख लिया। उस रात अर्जुन अपने फ्लैट में अकेला था। प्रिय जा चुकी थी, कॉलेज छूट चुका था, समाज की नजरें अब भी तिरछी थीं। पर पहली बार उसे अपने भीतर कुछ हल्का महसूस हुआ, जैसे आत्मा ने एक बोझ उतार फेंका हो। उधर शांति देवी भी कोर्ट से लौटकर अपने बंगले के लॉन में बैठीं। नौकर ने पूछा, मैडम क्या फैसला हो गया? उन्होंने सिर हिलाया, नहीं। लेकिन अर्जुन ने अपना सच कह दिया। और कई बार सच ही सबसे बड़ा न्याय होता है। उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखा,
आज पहली बार उस बच्चे को देखा जिसे मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर पाया था। वह टूटा हुआ था, डरा हुआ था, लेकिन ईमानदार था। क्या यह वही अर्जुन है जिसे मैंने वर्षों पाल पोस कर बड़ा किया था? शायद हाँ। शायद यह वही बच्चा है जो आज फिर से अपने घुटनों पर बैठकर मां से माफी मांग रहा है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। 3 दिन बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अर्जुन को मानहानि का दोषी माना गया, लेकिन शांति देवी के आग्रह पर उसे कोई कारावास नहीं दी गई। सिर्फ एक शर्त रखी गई, अर्जुन को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी और एक सामाजिक सेवा संस्था में 1 वर्ष तक सेवा करनी होगी। जब कोर्ट से बाहर निकला, अर्जुन भीड़ के सामने आया और कहा, मैं अर्जुन मेहरा अपनी मां राधा गुप्ता से और समाज से क्षमा मांगता हूं। मैंने जो किया वह मेरे अहंकार और स्वार्थ का परिणाम था। अब मैं अपनी मां के दिए संस्कारों के अनुसार सेवा से प्रायश्चित करूंगा। शांति देवी भी वहीं खड़ी थीं। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन जब अर्जुन की नजर उनसे मिली तो पहली बार उन्होंने हल्की सी गर्दन हिलाई, जैसे वर्षों बाद किसी टूटे रिश्ते की पहली ईंट दोबारा जुड़ने लगी हो। अर्जुन वहां से चला गया, लेकिन यह जानते हुए कि अब न्याय हो चुका है, न केवल कानून का बल्कि आत्मा का भी। शांति देवी ने उस दिन के अपने डायरी के पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, कभी कभी क्षमा भी सजा होती है, पर वह सजा जो अंततः दोनों को इंसान बना देती है। अदालत के फैसले के कुछ सप्ताह बीत चुके थे। मीडिया की सुर्खियां अब धीरे धीरे शांत हो चली थीं। समाज जो एक समय अर्जुन को गुनहगार कह रहा था, अब उसकी ईमानदार स्वीकारोक्ति को लेकर 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। कुछ लोग कहते थे, अच्छा हुआ, कम से कम उसने माफी मांगी, और कुछ कहते, माफी से सब कुछ ठीक नहीं होता। पर अर्जुन इन चर्चाओं से अब खुद को अलग कर चुका था। उसे समझ आ गया था कि सच्चा बदलाव शोर से नहीं, मौन से शुरू होता है। कोर्ट के आदेश के अनुसार वह अब एक गैरसरकारी संस्था में सेवा कर रहा था। यह संस्था दिल्ली के बाहरी इलाके में काम करती थी, जहां बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल की जाती थी। वहां कोई माता पिता थे जिन्हें बच्चों ने छोड़ दिया था, कोई ऐसे दंपति जो अब जीवन के अंतिम दौर में अकेलेपन से जूझ रहे थे। अर्जुन ने वहां सफाई, दवा वितरण, भोजन बांटना और कभी कभी पुराने लोगों की कहानियां सुनना, यह सब काम शुरू किया। शुरुआत में यह सेवा एक सजा लगती थी, लेकिन धीरे धीरे जब वह एक अंधे बुजुर्ग की आंखों में स्नेह देखता, जब कोई दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा तू मेरा पोता होता तो कितना अच्छा होता, तब अर्जुन को एक अजीब सी राहत महसूस होती, जैसे वह अपने भीतर की दरारें खुद भर रहा हो। एक दिन संस्था की वार्डन ने अर्जुन से कहा, तुम पढ़े लिखे हो, डॉक्टर बनने जा रहे थे, क्या अब भी उस रास्ते पर जाना चाहोगे? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अब मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसकी माँ को उस पर गर्व हो, न कि पछतावा। उधर शांति देवी का जीवन भी अब फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया था। वह सुबह सुबह तुलसी को जल देती, अखबार पढ़ती और कुछ देर अपनी डायरी में लिखती। लेकिन एक बात जरूर बदली थी, अब अर्जुन की चिट्ठियां आने लगी थीं। हर हफ्ते एक सफेद लिफाफा आता जिसके ऊपर बड़े साफ अक्षरों में लिखा होता, प्रिय अम्मा के नाम। चिट्ठियों में अर्जुन संस्था के अनुभव लिखता, बुजुर्गों से मिली सीखें और खुद में आए बदलाव। वह कोई बहाना नहीं बनाता था, बस खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता था। शांति देवी हर चिट्ठी ध्यान से पढ़ती, कुछ देर चुप बैठती, फिर धीरे से मुस्कुराती और उन्हें डायरी के बीच सहेज लेती। उन्होंने अब तक एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था, न स्वीकृति न अस्वीकृति। शायद यह उनकी परिपक्वता थी या शायद एक मां की परख। फिर एक दिन एक घटना ने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया।
संस्था में एक बुजुर्ग महिला थी, शारदा अम्मा। उसे अल्जाइमर था। वह अक्सर अपने बेटे का नाम लेकर रोती थीं। एक शाम अर्जुन ने देखा कि शारदा अम्मा ने उसे अपना बेटा समझ लिया। वह बार बार कह रही थीं, तू अब आया है बेटा, इतने साल कहाँ था। अर्जुन कुछ कह नहीं पाया। वह बस उनके पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़ लिया। शारदा अम्मा ने अपने कांपते हुए हाथों से उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अब मत जाना, अब यहीं रहना। उस रात अर्जुन देर तक सो नहीं सका। शारदा अम्मा की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, जैसे माँ के अधूरे शब्द हों जो समय और दूरी में बिखर गए थे। अगली सुबह वह संस्था के ऑफिस गया और कहा, मैं यहाँ अपनी सेवा पूरी होने के बाद भी रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, पढ़ाई के साथ। क्या ऐसा संभव है? संस्था ने सहर्ष अनुमति दे दी। उधर शांति देवी को एक दिन अचानक फोन आया मृदुल का। उसने कहा, राधा जी, अर्जुन को एक अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। उसने उस संस्था में अनुकरणीय सेवा दी है। संस्था चाहती है कि आप उसे पुरस्कार दें। शांति देवी कुछ देर चुप रहीं। फिर बोली, मैं विचार करूंगी। कार्यक्रम का दिन आया। संस्था ने एक छोटा सा मंच तैयार किया था। बुजुर्ग लोग कुर्सियों पर बैठे थे। सामने एक बैनर लगा था, सेवा के माध्यम से आत्मा का पुनर्जन्म, अर्जुन मेहरा का सम्मान। अर्जुन को मंच पर बुलाया गया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जब उसका नाम पुकारा गया तो तालियों की गूंज में वह मंच तक गया। संचालक ने घोषणा की, आज हम उस व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं जिसने न केवल सेवा की भावना को आत्मसात किया, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा दी। और यह सम्मान प्रदान करेंगी उनकी मां, श्रीमती राधा गुप्ता। पूरा परिसर एकदम शांत हो गया। अर्जुन ने मंच से नीचे उतरकर मां की ओर देखा। शांति देवी मंच की ओर बढ़ रही थीं, सफेद साड़ी, वही धीमी चाल, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। अर्जुन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहने ही वाला था कि शांति ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अब कुछ मत बोल, बस यही रहो। उन्होंने पुरस्कार का छोटा सा ट्रॉफी उसे थमाया और पहली बार इतने सालों में अर्जुन को गले लगाया। पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। उस दिन कोई भाषण नहीं हुआ, कोई बयान नहीं दिया गया। सिर्फ एक मां और बेटे के बीच एक मौन संवाद हुआ जिसने शब्दों से ज्यादा असर किया। शांति देवी ने उसी रात अपनी डायरी में लिखा, मां की ममता देने से पूरी नहीं होती, पहचानने से होती है। आज अर्जुन ने मुझे न सिर्फ मां कहा, बल्कि मां माना भी। सम्मान समारोह के बाद के दिन कुछ अलग थे, अर्जुन के लिए भी और शांति देवी के लिए भी। वर्षों की दूरी, उपेक्षा और चुप्पियों के बाद जो एक आलिंगन हुआ था, वह किसी साधारण क्षण से कहीं बड़ा था। वह एक संकेत था कि दोनों अब फिर से एक साथ खड़े हैं, न पुराने रूप में, बल्कि एक नए समझौते के साथ, एक नई समझ के साथ। अर्जुन अब भी उस संस्था में काम कर रहा था, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ एक स्वयंसेवक की नहीं रही थी। अब वह संस्था की रीढ़ बन गया था, सेवा, प्रबंधन और मेडिकल सलाह सब कुछ का जिम्मेदार। कॉलेज ने भी उसकी निलंबन अवधि को समाप्त कर दिया था और अर्जुन फिर से अपनी पढ़ाई में जुट गया था, लेकिन इस बार जुनून में आत्मा की आंच थी। शांति देवी कभी कभी संस्था आती, लेकिन अक्सर किसी कार्यक्रम या सामाजिक चर्चा के लिए बुलाए जाने पर ही। वे अब भी बहुत कम बोलती थीं, लेकिन उनके बोलने की जरूरत अब कम पड़ गई थी। लोग उन्हें देखकर ही समझ जाते कि गरिमा क्या होती है। एक रविवार की सुबह, जब अर्जुन संस्था के लॉन में बुजुर्गों के साथ योग करवा रहा था, शांति देवी धीरे धीरे आकर एक कुर्सी पर बैठ गईं। अर्जुन ने उन्हें देखा,
मुस्कुराया और अपनी गतिविधि में लगा रहा। कक्षा समाप्त होने के बाद वह माँ के पास गया और बोला, अम्मा, आज कुछ खास बात करनी है। शांति देवी ने सिर हिलाया, कहो। मैं सोच रहा हूं कि इस संस्था को आगे बढ़ाऊं। इसकी शाखाएं खोलूं छोटे शहरों में, गांवों में। वहां जहां बुजुर्गों को कोई नाम से नहीं, सिर्फ काम से जाना जाता है। क्या आप साथ देंगी? शांति देवी कुछ देर चुप रहीं। फिर बोली, काम बड़ा है, लेकिन उद्देश्य सही है। अगर तुम यह कर सकते हो तो मैं अपने बाकी जीवन को इसमें लगाना चाहूंगी। यह पहला बार था जब उन्होंने अर्जुन के साथ किसी नए सफर की सहमति दी थी। अर्जुन ने तुरंत योजना बनाना शुरू किया। संस्था का नाम रखा गया मातृस्मृति, जिसमें हर सेवा केंद्र उस मां को समर्पित होगा जिसे उसका बेटा या बेटी भूल चुका है। पहली शाखा की नींव उसी गांव में रखी गई जहां से कहानी शुरू हुई थी, गंगा किनारे का छोटा सा गांव। वही झोपड़ी, वही आंगन, लेकिन अब वहां एक नया भवन बन चुका था। सफेद दीवारें, नीले दरवाजे और एक बोर्ड जिस पर लिखा था मातृस्मृति सेवा केंद्र। यहां हर मां फिर से अपनेपन को महसूस कर सकती है। शांति देवी ने उद्घाटन किया। गांव वाले चकित थे। वही अम्मा शांति, जिनके समोसे कभी स्कूल के बाहर बिकते थे, अब एक समाजसेवी संस्था की मुख्य संरक्षिका थीं। पुराने मास्टर जी आए और आंखों में आंसू लेकर बोले, अम्मा, आपने जो अर्जुन को बनाया वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, इंसान भी है। और आज वही इंसान इस गांव का गौरव है। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा, बस अर्जुन की ओर देखा जैसे कह रही हूं, अब मैं निश्चिंत हूं। इसके बाद मातृस्मृति की शाखाएं लखनऊ, पटना, भोपाल और जयपुर में खुली। हर जगह अर्जुन स्वयं जाता, वहां के लोगों से मिलता, बुजुर्गों की जरूरत समझता और फिर संस्था की कार्यप्रणाली तय करता। इस बीच प्रिय की भी खबर आई। वह अब एक सामाजिक संस्था में काम कर रही थी जो महिला अधिकारों पर काम करती थी। उसने अर्जुन से एक बार संपर्क किया, सिर्फ एक चिट्ठी के माध्यम से। तुम्हें देखकर गर्व होता है। हम दोनों अलग हो गए, लेकिन शायद हमारे रास्ते अलग अलग होकर भी एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेवा और आत्मा की शांति की ओर। अगर कभी साथ काम करने का मौका मिले तो इनकार मत करना। अर्जुन ने चिट्ठी को पढ़ा और मुस्कुरा दिया। कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहीं न कहीं दिल में यह बात रख ली, शायद भविष्य में फिर कोई मोड़ ऐसा आए जहां दो पुराने पथिक मिलें। एक दिन अर्जुन ने शांति देवी से कहा, अम्मा, अब आप थोड़ा आराम करें। आपने जीवन भर संघर्ष किया है। अब ये संस्था, ये काम सब मैं संभाल लूंगा। शांति देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने जीवन भर तुम्हें सहारा दिया ताकि तुम चल सको। अब तुम चल चुके हो और तेज भी। पर यह मत समझना कि माँ अब थक गई है। माँ की ताकत उसकी उम्र से नहीं, उसकी इच्छा से चलती है। जब तक यह संस्था जरूरतमंदों को सहारा देती रहेगी, तब तक मैं यहीं रहूंगी, एक पेड़ की तरह जिसकी छाया में कुछ लोग सुकून पा सकें। अर्जुन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। अब जीवन में कोई दिखावा नहीं था। जो प्रेम था वह शुद्ध था, छल से मुक्त, अपेक्षा से रहित। माँ और बेटे दोनों ने अपने अपने हिस्से की गलतियों को स्वीकार किया था और एक साथ नई दुनिया बनाने में लग गए थे। एक शाम अर्जुन ने संस्था की वेबसाइट पर एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, माँ की कहानी सिर्फ ममता की नहीं होती, वह प्रतिरोध, पुनर्जन्म और आत्मसम्मान की भी कहानी होती है। यह लेख देश भर में वायरल हुआ। हजारों लोगों ने पढ़ा, साझा किया और अपनी कहानियां भेजी। जहां बेटों ने माँओं से माफी मांगी, जहां माँओं ने अपनी पहचान फिर से खोजी और जहां रिश्तों ने चुप्पी के बाद संवाद की राह पकड़ी।
शांति देवी ने उस लेख को पढ़ा और उस रात अपनी डायरी में सिर्फ एक पंक्ति लिखी। शब्द अब नहीं चाहिए, बेटा समझ चुका है और यही सबसे बड़ा सुख है। वर्षों बीत चुके थे। मातृस्मृति अब केवल एक संस्था नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। देश के कोने कोने में इसकी शाखाएं थीं। सरकारी नीतियों में सुधार के सुझावों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तक इस संस्था की उपस्थिति अब एक मिसाल थी। अर्जुन अब एक सम्मानित डॉक्टर और समाजसेवी बन चुका था। लोग उसे आदर्श युवा कहते थे, लेकिन वह जानता था कि उसकी असली उपलब्धि कोई डिग्री या सम्मान नहीं था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी अपनी मां के विश्वास को फिर से जीत पाना। शांति देवी, जो अब भी सबकी अम्मा थीं, अब कमजोर हो चली थीं। उम्र का असर अब शरीर पर दिखने लगा था, लेकिन उनकी आंखों की चमक अब भी वैसी ही थी, स्थिर, देखी समझी और शांत। एक सुबह जब सूर्य की पहली किरणें बगीचे में उतर रही थीं, अर्जुन मां के पास बैठा था। शांति देवी खामोशी से तुलसी में पानी दे रही थीं। फिर उन्होंने पास बैठकर अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, बेटा, अब शायद मेरा समय आ गया है। शरीर थक चुका है, पर आत्मा शांत है। कोई मलाल नहीं है अब। अर्जुन ने तुरंत विरोध किया, अम्मा, ऐसा मत कहिए। आप ठीक हैं। कुछ दिन आराम करें, हम कहीं बाहर चलते हैं। शांति ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे बाहर नहीं जाना। अब तो भीतर ही यात्रा करनी है, अपनी आत्मा के भीतर। अर्जुन कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखें भर आईं। उसी दिन शाम को संस्था की मुख्य शाखा में एक विशेष कार्यक्रम था। एक नई शाखा का उद्घाटन ऑनलाइन होना था और इस बार संस्था ने इसका नाम रखा था शांतिस्थली। यह एक विशेष केंद्र था माँओं के लिए, जो सिर्फ देखभाल नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की शिक्षा भी देगा। यहाँ महिलाएं सिलाई, कंप्यूटर, कुकिंग और स्वरोजगार की ट्रेनिंग लेंगी। साथ ही भावनात्मक परामर्श और कानूनी सहायता भी दी जाएगी। शांति देवी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। उन्होंने वीडियो के माध्यम से सबको संबोधित किया। उनकी आवाज थोड़ी धीमी थी, पर शब्दों में वही स्पष्टता थी। मां को सिर्फ घर की चौखट तक सीमित मत समझो। अगर उसकी ममता में शक्ति है, तो उसकी चेतना में क्रांति भी है। मैंने अपने बेटे को खोया और फिर पाया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने खुद को भी फिर से पाया। यह केंद्र उन माँओं के लिए है जो अब सिर्फ इंतजार नहीं करेंगी, वे अपने भविष्य को खुद गढ़ेंगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन मंच से नीचे उतरकर आया और माँ के पास बैठ गया। उस रात उन्होंने देर तक बातें की, बिना औपचारिकता, बिना किसी भूमिका के। जैसे माँ और बेटा नहीं, दो आत्माएं एक दूसरे की यात्रा को साझा कर रही हों। कुछ दिनों बाद शांति देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि उम्र का असर है, अब ज्यादा समय नहीं बचा। अर्जुन ने सब काम रोक दिए। दिन रात माँ के पास बैठा रहता, उनके हर आदेश का पालन करता, उनके हाथ पकड़े रखता, जैसे समय को रोकने की कोशिश कर रहा हो। एक रात जब आसमान में चांद हल्का था और हवाओं में एक अलग सन्नाटा था, शांति देवी ने अर्जुन को पास बुलाया। बोली, मेरी डायरी तुम्हारे संदूक में रखी है। जब मैं न रहूं तो उसे पढ़ना। शायद तुम जान सको कि माँ की चुप्पी में कितने शब्द होते हैं। और फिर धीरे धीरे उनकी सांसें मंद होती चली गईं। अर्जुन ने उनका सिर अपनी गोद में रखा और माँ की आंखों में आखिरी बार देखा। कोई आंसू नहीं थे वहां, बस सुकून था, जैसे किसी ने जीवन का ऋण चुका दिया हो। अगली सुबह मातृस्मृति के हर केंद्र पर एक मोमबत्ती जलाई गई। देश भर में लाखों लोग जिन्होंने शांति देवी की कहानी पढ़ी थी, उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
अर्जुन ने मां की अंतिम क्रिया उसी गंगा किनारे पर की जहां उनकी मुलाकात पहली बार हुई थी। जब उन्होंने मां की राख को गंगा में विसर्जित किया तो नदी जैसे मौन होकर सब कुछ सुन रही थी। वापस आकर अर्जुन ने मां की डायरी निकाली। हर पन्ने में जीवन के छोटे छोटे किस्से थे, अर्जुन के बचपन की बातें, उसके झूठ, उसकी हंसी, उसके पत्र और अंत में वह क्षमा जो उन्होंने बिना बोले दे दी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं अब जा रही हूं, लेकिन जानती हूं मेरा बेटा अब अकेला नहीं है, क्योंकि उसके भीतर अब एक मां बसती है जो दुनिया को प्रेम, क्षमा और गरिमा सिखा सकती है। अर्जुन ने वह पन्ना चूमा और आंखें बंद कर लीं। इसके बाद मातृस्मृति की कार्यप्रणाली बदली। अब उसमें एक नया विभाग जोड़ा गया, शांति संवाद, जहां बुजुर्ग माएं अपनी कहानियां रिकॉर्ड करतीं और वे कहानियां युवाओं को सुनाई जातीं। अर्जुन ने मां की डायरी से कुछ अंश पढ़े और फिर मंच पर खड़े होकर कहा, मां की कहानी कोई एक जीवन नहीं, एक आदर्श है। मां कभी नहीं जाती, वो हमारे भीतर जिंदा रहती है जब तक हम खुद को इंसान समझते हैं। और यहीं एक कहानी का अंत हुआ, लेकिन उस अंत में एक नई शुरुआत का बीज बोया गया था। अब जब कोई मां अपने बेटे की उपेक्षा से टूटी हुई संस्था के दरवाजे पर दस्तक देती तो उसे सिर्फ सहारा नहीं मिलता, उसे उसकी पहचान लौटाई जाती। और जब भी अर्जुन अपनी मां को याद करता तो वह अपने दिल पर हाथ रखकर कहता, यहाँ बसती हैं वो अब हमेशा के लिए। समाप्त।